दोस्तों स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। और आप देखिएगा कि ये तीसरा क्लास है जिसमें हम बीपीएससी पूर्वावलोकन जो 2026 एडिशन है, जिसमें 71वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उसका ये तीसरा क्लास है। और साथ ही साथ प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का यह आखिरी क्लास है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो 3 वीडियो हैं उसका कंपाइलेशन भी आपको एक ही साथ मिल जाएगा, यानी एक ही वीडियो में तीनों पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अब देखिए बचता है मेडाइवल आपका, और जो मॉडर्न है वो हिस्ट्री के अंदर। फिलहाल अगर आप बाकी के 2 वीडियो नहीं देखे हैं ऑलरेडी तो ज़रूर देख लीजिए, या फिर कंपाइलेशन देख रहे हैं साथ में तो अच्छी बात है। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखिए दोस्तों, वाकाटक वंश जो था इसकी स्थापना की थी राजा विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति, क्योंकि विंध्य के आसपास का एरिया था मध्य भारत का, उसके बाद दक्षिण भारत में भी ये फैला हुआ था। जैसे जो दक्कन है उस वहां तक लगभग विस्तार था इसका, तो मध्य भारत से दक्षिण भारत तक विस्तार था। यहाँ पर पूछा जा रहा है दूसरा उनका साम्राज्य। ये पहला तो देखिए, पहले कथन की बात करें तो हमने बताया आपको कि जो वाकाटक वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। और विंध्य शक्ति का पुत्र था कौन? राजा प्रवरसेन। प्रवरसेन या प्रवरसेन प्रथम भी इनको कहा जाता है। तो ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे, और इनको ही वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये होंगे राजा प्रवरसेन, वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि इनके समय में साम्राज्य का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। अब इनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखिएगा तो बुंदेलखंड से हैदराबाद ही होगा। जैसे मैंने बताया कि दक्कन तक फैला हुआ था, तो दक्कन का मतलब वर्तमान में हैदराबाद के आसपास का इलाका, तो ये भी सही है। उस हिसाब से ए तो सही है ही। सी में वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। बिल्कुल, विंध्य शक्ति के बाद जो राजा बने वो प्रवरसेन बने, मैंने बताया ही आपको। तो अपने पिता के उत्तराधिकारी हो गए। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी चारों सही है। वाकाटक वंश दोस्तों मध्य भारत में, यानी कि आप समझिए बुंदेलखंड से लेकर के और दक्षिण भारत यानी हैदराबाद दक्कन तक फैला हुआ था, वहां तक इनका साम्राज्य था। मुझे लगता है तीसरी शताब्दी के आसपास इनका शासन रहा। और फिर संस्थापक जो थे वाकाटक वंश के वो विंध्य शक्ति थे, इनके पुत्र हुए राजा प्रवरसेन। देखिएगा ये 70वीं बीपीएससी का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भारत भाग और दक्षिण में तीसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत तक, शताब्दी की शुरुआत तक, सॉरी, देखिए 5वीं शताब्दी के अंत तक या 6ठी शताब्दी के शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति प्रथम। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? प्रवरसेन प्रथम, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया? प्रवरसेन प्रथम को। कारण क्या है आप समझ ही रहे हैं। आप देखिएगा प्रवरसेन प्रथम के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल है, विंध्य क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड हो गया मान के चलिए। यहाँ से लेकर दक्षिण में दक्कन तक यानी वर्तमान हैदराबाद भी उसके क्षेत्र में शामिल था, इस क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। और इतना विस्तार होने के कारण ही उसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। वाकाटक नरेशों ने सर्वप्रथम जो भी वाकाटक राजा हुए उनमें से सबसे पहला राजा जिसने सम्राट की उपाधि धारण की वो प्रवरसेन प्रथम ही था। साथ ही 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया इसने। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सही है। पुराणों में प्रवीर कहा गया है, तो निश्चित तौर पर पुराणों में भी उसके शासन की चर्चा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न है हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? आप देखिएगा ऑप्शन है आपके पास यशोवर्मन, प्रकाश धर्मन,
राज्यवर्धन या फिर विष्णुवर्धन। ई है ऑप्शन आपके पास, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो तोरमान थे ये प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित हुए थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखिएगा दोस्तों, हुन राजा तोरमान जो थे ये औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किए गए थे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया था, और इस दूसरे हुन आक्रमण का नेता कौन था? तोरमान। ये कब आक्रमण किया गंगा घाटी के आसपास? जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका एक लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मुहरें भी मिली है, और तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिएगा, ये है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आसान है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, वर्धन वर्धन नाम में मिलाइएगा तो नहीं होगा। सबसे पहले इस राजवंश पर शासन किया था पुष्यभूति ने, और इसी को वर्धन राजवंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि इसमें जो प्रमुख शासक हुए, जैसे राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन भी इसी में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा, वानभट्ट की जो रचना है एक हर्षचरित, राजा हर्ष के चरित्र के बारे में जिसमें बताया गया है, बायोग्राफी है एक तरफ से आप कह सकते हैं उनका, तो इसमें वर्धन वंश की स्थापना का चर्चा है, वर्धन वंश का चर्चा है, और बताया गया है कि वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। थानेश्वर पूर्वी पंजाब हरियाणा के आसपास का इलाका। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। अगला सवाल है, कवि बान निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का, भोजपुर का, थानेश्वर का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसमें कई लोगों का मानना है कि वानभट्ट जो थे वो बिहार के रहने वाले थे, कई लोग यूपी का बताते हैं, और इसी कंफ्यूजन को लेकर के इसका आंसर डी रखा गया है बीपीएससी द्वारा भी, कि इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। वानभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के बीच काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कान्याकुब्ज यानी कि कन्नौज के समीप प्रीतिकुट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री यात्रा किया था? बहुत आसान, आपने कई बार सुना होगा, हेनसांग इसका सही आंसर है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। देखिएगा दोस्तों, बाकी जो फाहियान जैसे है, फाहियान तो आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त के समय में आया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इत्सिंग भी हर्षवर्धन के काल के आसपास ही आया था, और हेनसांग तो हर्षवर्धन के ही समय में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। आप देखिएगा, हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना मानी जाती है चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। किसकी? ह्वेनसांग की, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे, यानी भारत में ये सब देखना और मिलना ये सब आसान था उस समय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे तांग शासकों की राजधानी चांगआन या फिर चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। अपना यात्रा वृतांत जो लिखा इसने, उसको सियुकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। आपको पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र। लगभग 15 माह यानी कि सवा वर्ष के आसपास नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र से योगा शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार ह्वेनसांग की नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष की हो जाती है।
अगला सवाल आप देखिएगा, ह्वेनसांग भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? जब ह्वेनसांग भारत यात्रा पर था उस समय सूती वस्त्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध था दोस्तों? देखिए, वाराणसी, पाटलिपुत्र, कांची और मथुरा में से मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था सूती वस्त्रों के लिए उस समय जब ह्वेनसांग भारत में यात्रा कर रहा था। तो आप देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक शासन में रहे, के समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। यानी थानेश्वर की जो समृद्धि है, यानी कि जो समृद्धि आप कह सकते हैं, यानी कि जो भी उसके आर्थिक उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसका मुख्य कारण है वहां का व्यापार। बान ने यानी बाणभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है थानेश्वर को। देखिएगा, यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कनौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय पर शासन किया था? हर्ष के समय पर ही, यानी उनके समकालीन इसमें कौन था? अश्वद जहां या भास्कर वर्मन या फिर राजा दाहिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्ष के समय में ही दोस्तों जो शासन में थे, खासकर असम में कामरूप, असम का जो कामरूप है वहां के राजा थे भास्कर वर्मन। जब हर्ष शासन कर रहे थे, हर्ष कहाँ के शासन करता थे? थानेश्वर के। तो आप देखिएगा यहाँ पर हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया। भास्कर वर्मन कामरूप, असम में वर्मन राजवंश का शासन था उस समय। और मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक जो है इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया था। अगला सवाल बीपीएससी टीआरई का है, टीआरई 3 का। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है अशोक महान, हर्ष या फिर चंद्रगुप्त, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, 7वीं शताब्दी के आसपास खासकर बौद्ध धर्म के संरक्षक के लिए इसमें आप देखिएगा तो 7वीं शताब्दी के आसपास चूंकि मौर्य साम्राज्य नहीं था, इसलिए इनमें बचता है आपका हर्ष। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है, आपने पढ़ा था कि 647 के आसपास तक इन्होंने शासन किया था। हर्षवर्धन की अगर बात कीजिएगा तो 606 के आसपास ये राजा बने थे और 647 काफी लंबा इनका कार्यकाल रहा। तो ये 7वीं शताब्दी के आसपास में इन्हीं का शासन चल रहा था, इसलिए हम ऑप्शन बी को चुनेंगे। तो आप देखिएगा, 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी के पुष्यभूति को छोड़ दो, जिसने स्थापना किया था, उसके बाद सभी के नाम में आपको वर्धन वर्धन मिलेगा। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, आदित्य वर्धन, तो सभी के नाम में, और हर्षवर्धन तो प्रमुख शासक ही हुए। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए के समर्थन के लिए ये प्रसिद्ध हुआ, जो पुष्यभूति वंश था या फिर जो वर्धन वंश था। हर्षवर्धन ने लगभग 606 से 647 ईस्वी, लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। और इन्हीं के समय में ह्वेनसांग भारत आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की। अगला सवाल है, गुप्त वाकाटक युग में, यानी गुप्त से वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस के पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जिसका बात किया जा रहा है तो न्याय दर्शन है, इसलिए हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे, न्याय का। आप देखिएगा, वो गुप्त से लेकर वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं, ऋषि गौतम, नाम जरूर याद रखिएगा।
न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है, यानी ज्ञान वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को क्या कहा गया है? अप्रमा कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये दोस्तों सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी दैनिक गति, जिसके कारण ही डेली सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में दोस्तों देखिए, एक तो ऑप्शन है सुश्रुत, फिर है सौमिला, फिर शूद्रक और सौनिक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब अगर आप देखिएगा तो देखिए, गुप्त काल से खासकर औषधि के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध हो गुप्त काल में, वैसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? ई, इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा, पहला ऑप्शन था सुश्रुत। सुश्रुत, इनको शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे और इनका काल जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक जो हैं वो ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। तो ऋग्वेद के समय के थे अगर मान लीजिए शौनक, तो निश्चित तौर पर गुप्त काल में इनको सही उत्तर नहीं माना जाएगा कि इन्होंने गुप्त काल में औषधि से संबंधित कार्य किए, क्योंकि ये ऋग्वेद कालीन थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था, वैदिक काल के समय के ये ऋषि थे। शूद्रक जो थे ये गुप्तकालीन नाटककार थे, यानी कि ये भी औषधि से संबंधित नहीं थे। जो दूसरा ऑप्शन था आपका शूद्रक, वो नाटककार थे। सौमिली, ये भी ऑप्शन था। सौमिला ये दूसरा ऑप्शन था शायद, शूद्रक तीसरा था। ये गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के लिए चुना था और इसी में इनको याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने काम नहीं किया है। हालांकि बीपीएससी ने अपना जो आंसर की जारी किया था उसमें इसका आंसर माना था ए को। अब ए को क्यों गलत माना जाना चाहिए? क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईसा पूर्व से होता है, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अच्छा, ईसा पूर्व भी नहीं है, ये 275 ईस्वी है, एडी है यहाँ पर। तो आप देखिएगा, ये सुश्रुत के मान्य काल से उनका मान्य काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो कहाँ वो ईसा पूर्व है और ये कहाँ ईस्वी है? करीब करीब 1000 वर्ष का अंतर है, इसीलिए दोनों को एक ही समय में मानना बिल्कुल गलत है। गुप्त काल से संबंधित ही नहीं है सुश्रुत। अगला, अब देखिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सवाल है पहला, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय या आश्रय गृह के रूप में किया था? यानी कि रहने के लिए, आश्रय लेने के लिए। ये किया था दोस्तों आजीविकाओं ने, बराबर की गुफाओं का उपयोग। बराबर की गुफाओं को छोड़ दीजिए तो और भी गुफाएं थे जिनको काट करके इन्होंने रहने लायक बनाया था। मौर्य युग में खासकर पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर हो गया, नागार्जुनी पहाड़ियां, इन सभी को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर इत्यादि गुफाएं प्रमुख थी। अगला सवाल है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निश्चित तौर पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं, इस टाइप के बने होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। और स्तूप में ही, स्तूप तो हो ही गया, चैत्य, विहार, बौद्ध मठ। विहार मतलब जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते हैं, तो विहार हो गया या चैत्य हो गया या स्तूप, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप देखिएगा, भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है। स्तूप वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर गौतम बुद्ध की जब निधन हो गया गौतम बुद्ध का, तो उनके जो अवशेष थे वो अलग अलग स्थानों पर रखे गए और जहां जहां रखे गए वहीं पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। और ये गोलाकार होता है, मैंने बताया ही, इस टाइप से ऊपर ऐसे बना रहता है, जैसे केसरिया का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया। इसमें
मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है बौद्ध धर्म में, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होता, चैत्य प्रार्थना कक्ष होता है। स्तूप का ही एक कक्ष होता है जहाँ पर प्रार्थना किया जाता है, उसको चैत्य कहा जाता है, जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठ करके बौद्ध भिक्षु अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। अगला सवाल आप देखिएगा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, परमार या फिर चहमान? निश्चित तौर पर इसमें सहयोगी थे चंदेल। कई बार ये सवाल पूछा भी जाता है कि निर्माण किसने कराया था खजुराहो मंदिर का। देखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो मंदिर। इसमें चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में 950 से 1050 ईस्वी के आसपास किया गया था। चंदेलों का मुख्य काल रहा यही, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं। आप देखिएगा, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर प्रमुख हैं। आप देखिएगा, अगला सवाल है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसमें से किसके समय में गांधार शैली फली फूली थी? स्पेशल अगर गांधार शैली की बात कीजिएगा तो कुषाण वंश के समय में इसका विकास सर्वाधिक हुआ था और प्रचार प्रसार भी काफी हुआ, इसलिए गांधार कला शैली का विकास प्रमुख रूप से आप देखिएगा तो कुषाणों के समय में हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया था और डिमांड भी काफी था उस समय। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ये तो अभी हमने देखा, गांधार शैली में बुद्ध की अधिकांश जो पहले प्राचीन काल में उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो गांधार शैली में बनती थी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, चाहे बैठी हुई मूर्तियां हो या फिर खड़ी स्थिति में हो, इन सभी का निर्माण इन्हीं के द्वारा या फिर गांधार शैली में ही किया गया। तो आप अगला सवाल पर आने से पहले यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वी.एस. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। फेनसांग के विवरण के अनुसार भी देखिएगा तो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने अंतिम जो आंसर की जारी किया था उसमें गांधार कला को ही सही आंसर माना था। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 17वीं बीपीएससी का है और ये 68वीं में भी पूछा गया था। आप देख सकते हैं री एग्जाम में इधर पूछा गया, फिर तो 2023 और 2024 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिएगा यहाँ पर झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आप देखिएगा, ऑप्शन है मौर्य कला का या फिर गुप्त कला का या राष्ट्रकूट का या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। निश्चित तौर पर दोस्तों मौर्य कला के समय की थी नहीं, इसीलिए गुप्त कला सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर। आप देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में यूपी के ललितपुर जिले में है, यहाँ गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वा का किला जो है वह भी मंदिर गुप्तकालीन ही है, तो दोनों ही गुप्त काल से संबंधित है। अगला सवाल है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बादामी में, एलोरा में, बाग में या फिर अजंता? आपको पता होगा अजंता की गुफाओं में काफी सारे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं और जो बौद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख पेंटिंगें हैं वो भी अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो बोधिसत्व और पद्मपाणि यानी कि अवलोकितेश्वर, इन दोनों की ही पेंटिंग आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेगा। यह असाधारण भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र यानी दीवार पर जो चित्र बनाया गया है गुफा के अंदर, लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठों के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है?
समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, या बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ लेख, या भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख, या तोरमान का एरन वराह अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सही आंसर क्या है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी जो पत्नी थी उनकी सती होने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और ये ऐतिहासिक गांव है क्योंकि एरन अभिलेख काफी प्रमुख है। और ये जो गांव है यह बीना और रेउता नदियों के संगम पर स्थित है। तो निश्चित तौर पर याद रखना है एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? ये क्वेश्चन तो अभी हमने देखा, चंदेल शासक थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के आसपास कराए गए और यह चंदेलों का मुख्य काल है। इसके पहले और बाद भी मंदिरों के निर्माण हुए थे, ये ध्यान रखना है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीपीओ का है, आप देखिएगा। बारबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन है भारत तिब्बत कला का, या भारत कंबोडिया, भारत चंपा, या भारत जावा। जावा सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, आपने जरूर सुना होगा। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो बड़ा बुदुर स्तूप है ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का जावा द्वीप और भारत, यहाँ पर आप देखिएगा भारत चंपा, कंबोडिया छोड़ ही दो, अलग हो गया। तिब्बत भी अलग हो गया, भारत चंपा भारत में ही हो गया। तो भारत जावा सीधे सीधे लगा लो क्योंकि जावा इंडोनेशिया का और भारत भारत का, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आप देखिएगा बोरोबुदुर या फिर बड़ा बुदुर जो स्तूप है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है, ये मैंने बताया ही था। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजी थी? ये हमने पढ़ा भी था पहले भी, मुझे लगता है पूर्वावलोकन जो हिस्ट्री की बुक आती है उसमें मैंने पढ़ाया था। तो ये समुद्रगुप्त के समय में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक अपना दूत भेजा था। समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी श्रीलंका का सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बौद्ध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों दक्षिण भारत के जो प्रमुख वंश हैं, जैसे चोल हुए, चालुक्य हुए, पल्लव और संगम युग, इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला सवाल, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सभी को पता होगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखिएगा चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में लिया और तंजौर जो कि वर्तमान में तंजाविर कहलाता है, इसके शैव मंदिर राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। सवाल है दोस्तों, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, यानी विलेज असेंबली के लिए, या राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध करने के लिए, या फिर श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चोल काल में जो ग्राम थी यानी जो गांव था वहां स्वशासन का विकास माना जाता है और स्वशासन की इकाई ग्राम पंचायत के लेवल पर होती थी, इसीलिए ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आप देखिएगा चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। जो प्रमुख विशेषता है, स्वायत्त शासी जो ग्रामीण संस्थाएं थी यानी अपना शासन खुद चलाने वाली, तो ये निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत टाइप की ही हैं। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन पूर्ण इकाई थी और अगर ये पूर्ण इकाई थी तो उसको ग्राम पंचायत कहा जाएगा। और ग्राम स्वशासन ग्रामवासी एवं स्वयं करते थे, जो गांव के लोग थे वो स्वयं ही अपना शासन चलाते थे, इसीलिए इसको स्वायत्त शासी कहा गया है।
आप अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन अभी हमने देखा चोल साम्राज्य इसके लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, कैलाश नाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में है, तो आंध्र प्रदेश वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चूंकि ये चोल शासकों द्वारा नहीं बनाया गया था, पल्लवों द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कैलाश नाथ मंदिर जो है ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ये जो मंदिर है दोस्तों, इसके बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं, कैलाशनाथ जो मंदिर है यह है कहाँ पर? ये तो हमने देख लिया, यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। और ये किसका उदाहरण है, किस कला में बना है, ये भी याद रखिएगा, द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। कई बार शैली भी पूछा जाता है। द्रविड़ शैली में बना है, निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर, या श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, या अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर, या फिर एकाम्बरेश्वरार मंदिर। सही उत्तर क्या है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है यह स्थित है कांचीपुरम में। के अलावे कैलाशनाथ मंदिर भी अभी हमने देखा, वो भी कांचीपुरम में है। देखिए यह मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर में से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। अगला सवाल तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित है। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? ये राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। यह जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना है, तमिलनाडु का जो तंजावुर जिला है वहां। और यह मंदिर भी बना है द्रविड़ शैली में। निर्माण किसने कराया है? राजराज प्रथम ने, इसीलिए इसका कई बार नाम राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि राजराज प्रथम ने किया है तो नाम दूसरा भी लिख करके आए अगर राजराजेश्वर मंदिर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। अब आगे बढ़ें। आप देखिएगा बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 11वीं सदी के आरंभ में इसे बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के आरंभ में ही, आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, इसके बीच चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था और इसी के नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये पूछा जा रहा है। कुरवुर यानी कि करूर, या फिर कांचीपुरम, इनमें से एक से अधिक, या मदुरई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। ये 17वीं बीपीएससी में आया हुआ था, याद होगा आप सभी को। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया, जो वर्तमान में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं, वहां पर इन्होंने शासन किया। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार अगर देखिएगा तो चेरों की जो राजधानी थी वो वांजी भी थी, जिसकी साम्यता कुछ विद्वान करूर और कुरवुर से ही करते हैं, यानी दोनों एक ही है। वांजी जिसको केरल गजेटियर में बताया जाता है राजधानी उसकी, वो करूर या फिर कुरवुर दोनों एक ही है। इस प्रकार आप देखिएगा तो वांजी सीधे तौर पर ऑप्शन में तो नहीं है वांजी, तो वांजी ऑप्शन में नहीं होने के कारण यहाँ पर करूर को सही आंसर मान लिया जा गया। आप देखिएगा जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ वह उदय जिरल था। उथिगन चेरल भी इनको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, पांडे, चोल। देखिए ये सब जो भी दक्षिण के राजवंश थे दक्षिण भारत के, उनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। चोल हो गया, चेर हो गया, पांडे भी, कदम्ब का नहीं मिलता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ इस हिसाब से। दोस्तों संगम साहित्य में चोल, चेर एवं पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।
कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। ये भी आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए में था, इसीलिए ऑप्शन ए को हमने सही माना। अगला सवाल आप देखिएगा बीपीएससी का है, 1994 में ही आया था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार के लिए, या फिर कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, या आंतरिक व्यापार के लिए? आपको बता दें दोस्तों, उरैयूर जो था ये कपास के व्यापार के लिए प्रमुख था और यह तमिलनाडु में स्थित था। और प्रमुख था किसके लिए? सूती वस्त्र के व्यापार के लिए। अब सूती वस्त्र जो है वह कपास से संबंधित है, इसलिए कपास भी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप देखिएगा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था, संगम काल का एक प्रमुख नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में आरगारू नाम से मिलता है। किसका उल्लेख? उरैयूर। अगला सवाल है, आप देखिएगा दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? जो द्वार होते हैं दक्षिण भारत के, उनको क्या कहा जाता है? उनको गोपुरम कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। दक्षिण के मंदिरों में आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। पल्लव, पांडे और चोल के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही और पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का निर्माण कराया, यानी बड़े बड़े प्रवेश द्वारों का। अगला सवाल है आपके पास, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? कुषाण ने, चेर ने, वाकाटक ने, या पश्चिमी शक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें चेर राजवंश ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध बनाए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में ही चेर राज्य के साथ हुआ था। आरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखिएगा दोस्तों, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है आपके पास देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय द्वितीय, प्रथम। देखिए देवराय प्रथम और कृष्ण देवराय दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देवराय द्वितीय और कृष्ण राय द्वितीय। यहाँ पर सही आंसर होगा देवराय द्वितीय, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। बहुत पहले ये 2016 में ही प्रश्न पूछा गया था। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक, एक तो याद रखना है कि ये फारसी था, दूसरा ये संगम वंश में आया था। संगम वंश के सबसे प्रतापी जो शासक था देवराय द्वितीय, इसके कार्यकाल में 1442 से 1446 ईस्वी तक कार्यकाल इसका रहा, इसी के बीच में ये आया था। और विजयनगर में आया था यह। विजयनगर साम्राज्य आपने जरूर पढ़ा होगा, इसके जिसका संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। उसने अपने यात्रा की वृतांत मतला उस सदैन व मज्म उल बहरीन, यानी उसने अपनी यात्रा की जो कथा लिखी उसका नाम क्या है? मतला उस सदैन व मज्म उल बहरीन। इसमें देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन भी किया है कि किस प्रकार उस समय का शासनकाल था। अगला सवाल आप देखिएगा, अब टॉपिक चेंज हो रहा है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हैं यहाँ पर, तो पुस्तकें और लेखक आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग ने, न्याय ने, वैशेषिक ने, या सांख्य ने? निश्चित तौर पर वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। वैशेषिक दर्शन जो है उसके अनुसार आप देखिएगा भौतिक जगत का जो निर्माण हुआ है यह परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। यानी वैशेषिक दर्शन को किसने दिया था, किसने इसको प्रतिपादित किया दुनिया में, ये कौन लाया? तो महर्षि कणाद लेकर के आए थे। और इसी दर्शन के अनुसार कहा गया है भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं बनी हैं वो परमाणुओं से बनी हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, कालिदास का कुमार संभवम जो पुस्तक है इसमें किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? सनत कुमार, या कार्तिकेय, या प्रद्युम्न, या अभिमन्यु? आपने कार्तिकेय के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कार्तिकेय के चरित्र की कहानी है इसमें कुमार संभवम में, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। कालिदास का संस्कृत महाकाव्य है यह कुमार संभवम, संस्कृत में लिखा गया है। इसमें भगवान शिव, देवी पार्वती और उनका पुत्र यानी कि कार्तिकेय
और स्कंद, इन सभी के जन्म की कहानी लिखी गई है। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, रेलवे में भी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। आज से नहीं, बहुत पहले से ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी हालांकि बहुत पहले का है। मुद्रा राक्षस जो बुक है, इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित चीजें लिखी गई हैं। अगला सवाल, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम? इंडिका। आपने ये जरूर पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी जो लेखक था, नियारकस, फिर आनेसी क्रिट्स, फिर आरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज जो पुस्तक है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का काम बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, यानी जितना का बिक्री हुआ उसका 1/10 हिस्सा टैक्स पर चला जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड उस समय दिया जाता था, याद रखिएगा। इंडिका के लेखक पूछा गया है, निश्चित तौर पर मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला सवाल मिलाना है, यहाँ पर एक तरफ पुस्तक का नाम है और एक तरफ लेखक हैं, तो वृहद संहिता, फिर मूसिका मसा, राजतरंगिणी और विक्रमांक देवचरित। देखिए, राजतरंगिणी कलहन, ये तो जरूर याद होगा, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और बाकी की अगर आप देखिएगा, अच्छा हमने सी को मिलाया है, एक में सी का एक यहाँ है और यहाँ है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, अगर आप ए की बात करो तो वृहद संहिता किसने लिखा है? ये वराह मिहिर द्वारा लिखा गया है, तो ए को चौथे में मिलाना है, फिर ये भी गलत हो गया। बी देखिएगा मूसिका मसा, और डी देखिएगा विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित, ऑप्शन डी। ये जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है विल्हन के द्वारा, इसीलिए डी को हम मिलाएंगे दूसरे में। फिर इकलौता बचेगा बी, यानी मूसिका मसा, तो ये हो गया अतुला, तो इसको हम तीसरे में मिला देंगे। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही बैठ रहा है। ऑडिटर में पूछा गया था क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं। मूसिक वंश, जिसको मूसिका मसा कहा गया है, इसके जो लेखक हैं ये अतुला या फिर अतुल हैं, राजतरंगिणी के कलहन और विक्रमांक देवचरित के विल्हन, साथ ही बृहद संहिता के वराह मिहिर। फिर से मिलाना है, यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। पाणिनि के लेखक, अच्छा पाणिनि तो लेखक का ही नाम है, और अष्टाध्यायी है, ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य, आपने नाम सुना होगा। तो ये तो यहाँ पर हो गया, ए को हमने दूसरे में मिलाया और बी को पहले में। बाकी आगे देख लेते, ए को दूसरे में और बी को पहले में हमने मिलाया था, उस हिसाब से तो यही ऑप्शन सही हो गया, ए को दूसरे और बी को पहले में। बाकी यहाँ पर कुमार संभवम हमने अभी किसी क्वेश्चन में पढ़ा था, कालिदास ने लिखा है, तो डी को हम तीसरे में मिला देंगे। और कामनदक, ये इन्होंने नीतिसार लिखा था, इसलिए इसको हम सी को 4 में मिला देंगे। तो आप यहाँ पर सही मिलान भी देख सकते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र पाणिनि अष्टाध्यायी, फिर कामंदक, ये नीतिसार, और कालिदास द्वारा लिखा गया कुमार संभवम। और कुमार संभवम में किसके बारे में लिखा गया? कार्तिकेय के बारे में लिखी गई है। कार्तिकेय जो प्रभु श्री गणेश के भाई माने जाते हैं, उनके बारे में। अच्छा, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? अभी हमने पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि कलहन ने एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य थे, जिन्होंने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला सवाल है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? आर्थिक संबंध पर, या शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर, या धन संचय पर, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें सभी? अब देखिए, इनमें एक से अधिक आंसर सही है, क्योंकि आर्थिक संबंध उसमें दिए ही गए थे। विदेश नीति के बारे में, धन संचय के बारे में भी उसमें चर्चाएं थी। तो जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे, ये मौर्य काल में
ये मौर्य काल में खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे और अर्थशास्त्र जो शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है, इसकी रचना इन्होंने ही की थी। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जैसे स्वामी अमात्य अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि शिल्प व्यापार व्यवस्था इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। अगला सवाल आप देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर इसमें प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर राजनीतिक नीतियां। देखिए राजनीतिक नीतियां उसमें प्रमुख रूप से दी गई है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप देखिएगा मौर्य प्रशासन के बारे में भी इसमें लिखी गई है कई सारी चीज। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय अंश है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया है तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पूछा गया है इतिहास के प्राचीन और मध्य युगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान करना है। कृष्णदेव राय, महेंद्र वर्मन और भोजदेव और सोमेश्वर। इसमें बताना है कि सही मिलान कौन सा है इसमें से। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मत विलास प्रहसन। ये महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी भी आप देख सकते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखा गया मत विलास प्रहसन, कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया अमुक्त माल्यद और राजा भोज जो परमार वंश से संबंधित हैं, इन्होंने लिखा था समरांगन सूत्रधार और सोमेश्वर तृतीय द्वारा मानसोलास लिखा गया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? ये हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था। अभी तक किसी खास व्यक्ति का नाम सामने नहीं आ पाया है। किसी व्यापारी ने लिखा था, लेकिन किसने लिखा था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए हम ऑप्शन ई को चूज कर लेंगे। आप देखिएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी के एक अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बहुत आसान, चंद्रबरदाई सही आंसर होगा। आप देखिएगा चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। सवाल फिर से सेम है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट की लाइन लगा देता हूं मैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आए तो, और साथ में कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रेगुलर वीडियो आता रहे तो जरूर चैनल को मोटिवेट करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन हैं? कालिदास, भास राजशेखर या फिर भवभूति? सही उत्तर है दोस्तों महाकवि भास। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप देखिएगा महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया गया। इन नाटकों के नाम इस प्रकार हैं, एक तो प्रतिज्ञा यौगंध रायन है, दूसरा हमारा प्रश्न ही है यानी कि स्वप्नवास वदता, तीसरा उरुभंग, चौथा है दूतवाक्यम, फिर है पश्चात्रम, फिर बाल चरित्र, दूत घटोत्क और फिर है कर्णभार, मध्यम व्यायोग, फिर प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अविमार्कम और चारुदत्तम। सवाल तो हमने पढ़ लिया है। कुमार संभवम ये महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखी गई है जिसमें कार्तिकेय के बारे में लिखा गया है। आप देखिएगा कुमार संभवम महाकाव्य जो है ये महाकवि कालिदास ने लिखी है। इसमें 17 सर्ग हैं, इनमें से
केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, बाकी के 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध का वृतांत यानी कथा लिखा गया है। अगला सवाल है, आप देखिएगा, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने या फिर भारवी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारवी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो किरातार्जुनीय जो पुस्तक है इसके लेखक भारवी हैं और इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच का युद्ध वर्णन है। आपने जरूर कभी ना कभी ये शॉर्ट्स वीडियो या यूट्यूब पे देखा होगा। अर्जुन और भगवान शिव जो अपना भेष बदल करके आते हैं, दोनों में धनुर्विद्या का युद्ध होता है और देखा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसने है, दोनों में से कौन है, ये देखा जाता है। तो ये कई बार आपने देखा होगा। तो वही कथा इसमें लिखा गया है। भगवान शिव परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की, उसमें ये दिखाया गया है। अगला सवाल है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद, पन्हो या फिर जातक कहानियां, या उपयुक्त में से सभी? हमें वो स्रोत चुनना है जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग के बारे में बहुत कम बताया गया है, तो वो है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिएगा, पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगला सवाल, हर्षचरित किसने लिखा है? वानभट्ट ने। हमने ये तो पहले भी पढ़ लिया है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है और वर्धन वंश जो था, इसके प्रमुख जो राजा हुए वो राजा हर्षवर्धन हुए। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला सवाल यहाँ पर आप देखिएगा, सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ यहाँ पर नाम लिखा गया है, एक तरफ उनसे संबंधित सब्जेक्ट लिखा गया है, जैसे चरक, ब्रह्मागुप्त, वराहमिहिर और विशाखदत्त। आपको बताना है, चरक तो चिकित्सा से संबंधित थे, चरक संहिता आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मागुप्त जो थे ये किससे संबंधित हैं? गणित से। वराहमिहिर इसी प्रकार देखिएगा, तो वराहमिहिर संबंधित हैं ज्योतिष से, तो इनको हम 4 में मिलाएंगे। विशाखदत्त नाटककार से संबंधित है, तो इसको हम तीसरे में मिला देंगे। ए को हमने मिलाया दूसरे में, बी को पहले में, तो ए को दूसरे और बी को पहले, ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया। सही मिलान यहाँ देख ही सकते हैं, चरक चिकित्सा से, ब्रह्मागुप्त किससे? गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से और नाटक से संबंधित विशाखदत्त। आप अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, नीतिसार जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखिएगा, कामंदक द्वारा रचित नीतिसार 1192 छंदों यानी श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों यानी प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में सामूहिकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य इसके घटक और संरक्षक हैं, अंतरराज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीति सार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अब अगला टॉपिक जो है आपका, और इस जो हम अभी कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इसका ये आखिरी टॉपिक है इस बुक के हिसाब से। तो आप देखिएगा, ये टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, इसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। तो मध्यकालीन भारत फिर हम अलग वीडियो में करेंगे। आप देखिएगा, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर बीपीएससी में 2-3 बार देखे गए हैं। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था यह नान्यदेव था। कर्नाट वंश का जो नान्यदेव था इसने स्थापना किया था और 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास इसने शासन किया। इनकी जो राजधानी थी वो भी याद रख सकते हैं, सिमरावगढ़ इनकी राजधानी थी कर्नाट वंश की, सिमरावगढ़ ये थी इनकी राजधानी। आगे बढ़ें अब। आप देखिएगा, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। 1097 से
1147 ईस्वी तक ये शासन में रहे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और कर्नाट वंश का शासनकाल जो है वो 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का यह स्वर्ण युग कहलाता है। मिथिलांचल से संबंधित है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह हुआ। हरिसिंह जो थे ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कला और साहित्य में से इनका विशेष लगाव था। आप देखिएगा कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। रजिस्ट्रेशन जो होता है अलग अलग चीजों का, उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अलग अलग कथन दिए गए हैं और इसमें पहला कथन है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है। ये तो गलत हो गया क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के जो शासक था गोपाल प्रथम, इसने की थी। देखिए पाल वंश के राजा द्वारा तो किया गया था, लेकिन गोपाल प्रथम द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था धर्मपाल द्वारा। अगला ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर कथन है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि कौन गलत है? 69वीं बीपीएससी का है, तो पहला और दूसरा यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर महाविहार, इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, न कि गोपाल प्रथम ने। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, जिनको तंत्रयान भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वही ज़्यादातर यहाँ पर फले फूले। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए गए। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। तो ये नाम कई बार पूछा जाता है कि किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नाम आप याद रखिएगा। ज़्यादातर बख्तियार खिलजी ऑप्शन में मिलता है। क्वेश्चन आप देखिएगा, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? अभी हमने देखा था कि यह धर्मपाल द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए सही है। आप देखिए विक्रमशिला के प्राचीन जो बौद्ध विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा शिक्षा का केंद्र बन गया था। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सेम है, धर्मपाल द्वारा। अब फिर से मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इस विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। फिर भी सेम क्वेश्चन है इस बार भी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? पिथिपति, चेरो राजवंश या ओई निवार राजवंश या फिर कर्नाट राजवंश? मैंने बताया था कि मिथिलांचल में जो शासन किया कर्नाट राजवंश ने किया था और मैथिली भाषा के विकास का भी श्रेय कर्नाट राजवंश को दिया जाता है। कर्नाट राजवंश ये 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच इन्होंने शासन किया था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, याद रखना है। उदंतपुर शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह भी बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आप देखिएगा उदंतपुर, जिसे उदंडपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी, जबकि धर्मपाल ने की थी किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कश्मीर का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह को या फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन को या सुल्तान सिकंदर को या सुल्तान जैनुल आबिदीन को? सुल्तान जैनुल आबिदीन सही आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर। आप देखिएगा अकबर के समान धर्म सहिष्णु सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। आप देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन भारत का, जो भी बीपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाएं की गई हैं अभी तक, यानी कि
2025 के सितंबर तक जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं प्राचीन भारत से संबंधित वो सब हमने कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और जब भी एग्ज़ाम में जाना हो तो पहले एक बार रिवाइज कर लें 3-4 दिन पहले, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ भी आपको अब कंप्लीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।